नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। दशकों पहले एक फिल्म आई थी, नाम था वक्त। इस फिल्म का एक गीत बड़ा चर्चित हुआ था जो मुझे अभी याद आ रहा है। इस गीत के बोल थे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस बहाने वक्त का बदले मिजाज। जो बात आज मैं करने जा रहा हूँ, जो चर्चा आपके साथ आज करने जा रहा हूँ, वह नरेंद्र मोदी जी की सत्ता की है और वक्त बदल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सत्ता इन दिनों लगातार हिचकोले खा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा और उसके बाद उनका सार्वजनिक जीवन से गायब हो जाना, अनिल अंबानी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसना और राहुल गांधी की वोट चोर गड्डी छोड़ यात्रा का रोज बढ़ता जन समर्थन, ये सारी घटनाएं उस अजय छवि को चुनौती देती नजर आ रही हैं जिसे मोदी जी ने पिछले एक दशक में गढ़ा था। देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में इस समय अस्थिरता और उलझन साफ महसूस की जा सकती है। वैश्विक राजनीति में यूं तो भारत का दबाव झेलना नया नहीं है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कथित तौर पर जबरदस्त दोस्ती, प्रधानमंत्री जी का कुछ बरस पहले विदेशी धरती पर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाना, सब कुछ धरा का धरा रह गया है। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाने की घोषणाएं की, जो आज से लागू होने जा रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचनी तय है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार अमेरिका में अडानी को बचाने की लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। इसका अर्थ यह निकाला जा सकता है कि इस सरकार की प्राथमिकताओं में राष्ट्रीय आर्थिक हित से कहीं अधिक किसी विशेष कॉरपोरेट घराने के हित शामिल हैं। ऐसी खबरें इस बीच में आई हैं कि जो सम्मन्स अमेरिका की अदालत हिंदुस्तान भेज रही हैं डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, वो अडानी साहब को सर्व ही नहीं हो रहे हैं। बहरहाल, इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण है, इसी पृष्ठभूमि में धनखड़ का इस्तीफा, और वो इस लिहाज से चौंकाने वाला है क्योंकि वह किसी साधारण राजनीतिक पद का नहीं बल्कि देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद का मामला था। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल स्थिरता का प्रतीक माना जाता है और अचानक इस्तीफा लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर गहरी बेचैनी को उजागर करता है। इस घटना ने देश की सत्ता की स्थिरता पर सवाल उठाए हैं और ये संदेश दिया है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है, वक्त बदल रहा है, वक्त का मिजाज बदल रहा है। इसी पृष्ठभूमि में अनिल अंबानी का नाम सबसे बड़े संकट के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि मीडिया का एक बड़ा वर्ग अंबानी परिवार पर आ रहे या छा रहे संकट पर खामोश है। यह वही अनिल अंबानी हैं दोस्तों, जिन्होंने 2013 के जब गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे तो उस समय वाइब्रेंट गुजरात समिट में अनिल अंबानी ने नरेंद्र मोदी जी की तुलना महात्मा गांधी से की थी, सरदार पटेल से की थी और कहा था कि जैसे गांधी और पटेल ने भारत निर्माण किया, वैसे ही मोदी जी भारत को नई दिशा देंगे। उस समय मंच से अनिल अंबानी ने यह भी कहा था कि मोदी नेताओं के नेता हैं, लीडर ऑफ लीडर्स हैं और राजाओं के राजा हैं, किंग ऑफ किंग्स हैं। यह बयान एक उद्योगपति के शब्द मात्र नहीं बल्कि यह संकेत था 2013 में कि कॉरपोरेट जगत ने मोदी जी को राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लिया है। लेकिन आज वही अनिल अंबानी, एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के छोटे भाई, गिरफ्तारी की कगार पर खड़े हैं। उन पर 3000 करोड़ से करीब के बैंक फ्रॉड का मामला दर्ज हो चुका है। उनके घर और दफ्तरों पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंच चुकी है। विडंबना यह है कि जो कभी मोदी के लिए गौरव गीत गाते थे, आज वही मोदी युग की सबसे बड़ी जांच का प्रतीक बन चुके हैं। राफेल सौदे की आपको याद होगी, उसकी गूंज भी इस परिदृश्य को और गहरा बनाती है। 2016 में जब फ्रांस से लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा हुआ था, जो बड़ा विवादित सौदा रहा है, तो दसाल्ट एविएशन कंपनी जो इस विमान को बनाती थी, उसने ऑफसेट पार्टनर के रूप में अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को चुना। रिलायंस डिफेंस बिल्कुल अनुभवहीन कंपनी थी और है, और अनिल अंबानी उस समय भी गहरे संकटों में घिरे हुए थे। विपक्ष का आरोप तब लगा था कि कंपनी अनुभवहीन है और कर्ज में डूबी होने के बावजूद इसे यह ठेका केवल मोदी जी के करीबी होने के कारण मिला।
संसद से लेकर सड़कों तक यह सवाल तब गूंजा था कि पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी पुरानी और सक्षम कंपनी को नज़रअंदाज क्यों किया गया, इसके पीछे कौन सा दबाव काम कर रहा था। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद पर मोदी पर सीधे आरोप लगाए थे कि प्रधानमंत्री ने चौकीदार नहीं भागीदार की भूमिका इस डील में निभाई है। आपको यह भी याद होगा कि उस समय के फ्रांस के प्रधानमंत्री ने भी यह बात कही थी कि उन्हें भारत सरकार ने यह कहा था कि इस सौदे में जो पार्टनर, हिंदुस्तानी पार्टनर होना है वो अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस होगी। यह सौदा उस दौर में क्रॉनी कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल माना गया, लेकिन तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। आज वही अनिल अंबानी सत्ता की पकड़ से बाहर दिख रहे हैं और जांच एजेंसियों के निशाने पर आ चुके हैं। चलिए इतिहास में झांकते हैं तो आपको और भी तस्वीर दिलचस्प नजर आएगी। 19 नवंबर 1998 को जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तत्कालीन सीबीआई के तत्कालीन निदेशक त्रिनाथ मिश्रा ने धीरूभाई अंबानी के घर और रिलायंस कंपनियों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत छापे मारे थे। आरोप था कि रिलायंस ने पेट्रोलियम और वित्त मंत्रालय की गोपनीय फाइलें अवैध ढंग से हासिल कर ली हैं। छापे के दौरान सीबीआई को कैबिनेट नोट्स जैसे संवेदनशील दस्तावेज भी धीरूभाई के घर से मिले थे। यह सनसनीखेज खुलासा बताता है कि रिलायंस के पास न केवल बाजार की ताकत बल्कि सरकार की नीतियों तक सीधी पहुंच रही है। संसद में उस दौरान इस मामले को लेकर भारी हंगामा हुआ था। तब कांग्रेस विपक्ष में थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। उसने सवाल उठाए थे कि अगर भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति कैबिनेट की गोपनीयता तक पहुंच सकता है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक है। हालांकि यह भी सच है कि धीरूभाई अंबानी बने तो कांग्रेस के ही दौर में। कांग्रेस ने जमकर धीरूभाई अंबानी को पनपाने का काम किया। सरकारी नीतियों को बदला गया केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस कार्रवाई का परिणाम यह हुआ था कि कुछ ही महीनों में त्रिनाथ मिश्रा को उनके पद से हटा दिया गया। त्रिनाथ मिश्रा का एक आर्टिकल एक मैगजीन में है, उसको पढ़ना चाहिए। ओपन एड मैगजीन शायद उसका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें उन्होंने लिखा था कि किस प्रकार उन्होंने दबाव मानने से इनकार कर दिया था और खुद कह दिया था मुझे हटा दिया जाए। बहरहाल इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि धीरूभाई अंबानी उस समय केवल एक उद्योगपति नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति थे जिनके आगे सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्था भी नहीं टिक पाई। यह घटना भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सबक बन गई कि अंबानी परिवार सत्ता को अपने हिसाब से झुकाने में सक्षम है और किसी भी कीमत पर वह अपने यहाँ हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता है। हमीश मैकडॉनल्ड की किताब अंबानी एंड सन्स भी इसी ताकत की गवाही देती है। इस पुस्तक में बड़ी डिटेल्स में बताया गया है। इनकी एक और किताब भी है जिसका नाम पॉलिएस्टर किंग है। उसमें भी बताया गया है कि किस प्रकार धीरूभाई अंबानी ने 1980 के दशक में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के साथ मिलकर पॉलीवर नीति में बदलाव किया जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारी लाभ हुआ था। इतनी बड़ी छूट पॉलिसी में दी गई कि प्रेस ने तब सीधे सवाल उठाए थे। स्टेट्समैन जो अंग्रेजी का अखबार है उसने तब प्रणब मुखर्जी पर कठोर टिप्पणी करते हुए एक संपादकीय लिखा था जिसका शीर्षक था प्रणब मुखर्जी मिनिस्टर ऑफ फिनांस और रिलायंस। इस शीर्षक ने राजनीतिक हलकों में तब हलचल मचा दी थी। यह प्रसंग भी बताता है कि धीरूभाई केवल उद्योगपति नहीं थे बल्कि नीति बदलवाने की ताकत भी रखते थे। इस ताकत का असर केवल कारोबार तक सीमित नहीं था बल्कि यह भारतीय राजनीति के पूरे ताने बाने को प्रभावित करता था। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है, उलट गई है। अब वही परिवार सत्ता के निशाने पर आता नजर आ रहा है और दिल्ली के सत्ता गलियारों में और मुंबई के कॉरपोरेट कॉरिडोर्स में बड़ी चर्चा है कि इसका ताल्लुक सीधे गौतम अडानी और अंबानी के बीच के कॉरपोरेट युद्ध से जुड़ता है। मुकेश अंबानी अब भी देश के सबसे बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन मोदी सरकार का सबसे बड़ा दांव अब गौतम अडानी पर जा लगा है। पिछले एक दशक से आप गौर कीजिएगा, मात्र 10 सालों में अदानी समूह का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। बंदरगाह से लेकर एयरपोर्ट, ऊर्जा से लेकर रक्षा तक हर क्षेत्र में अडानी का साम्राज्य फैल गया है। जब कुछ अरसा पहले हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी और उससे अडानी का साम्राज्य हिला था तो भारत सरकार ने जबरदस्त पैरवी अडानी की थी।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी कॉरपोरेट के बचाव में भारत सरकार की सक्रियता इस बात की गवाही है कि सत्ता का तराजू किस ओर झुक चुका है। इसके विपरीत अनिल अंबानी पर जो इन दिनों कार्रवाई चल रही है वह सत्ता के बदलते झुकाव को स्पष्ट करती है। इस बीच भाजपा का अपना संगठन भी असमंजस में है। पार्टी महीनों से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। 1980 में बनी पार्टी पहली बार ऐसा हो रहा है अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। जिस भाजपा को कभी अनुशासित कैडर आधारित संगठन कहा जाता था, अब वह शीर्ष नेतृत्व के संकट में उलझी हुई है। यह असमंजस कार्यकर्ताओं के बीच भी बेचैनी पैदा कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी की आंतरिक संरचना पहले जैसी ठोस नहीं रह गई है और क्या सत्ता की चमक ने संगठन को खोखला कर दिया है। आपको याद होगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे भाजपा का पितृ संगठन कहा जाता है, उसके प्रमुख मोहन भागवत ने अभी हाल ही में बयान दिया कि 75 वर्ष की आयु में हर किसी को संन्यास ले लेना चाहिए। इसे केवल एक आध्यात्मिक संदेश नहीं माना जा रहा है, बल्कि सत्ता के गलियारों में सीधा संकेत करार दिया जा रहा है अब नए चेहरों की तलाश होनी चाहिए। यह माना जा रहा है कि भागवत जी कहना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे, अब उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। भाजपा और संघ के रिश्तों में यह बयान पूरी तरह से एक प्रकार की दूरी दर्शाता है और ये बताता है कि दोनों के बीच में संबंध दरकने लगे हैं। कई लोग इसे मोदी की ओर अप्रत्यक्ष इशारा मान रहे हैं और यह भी मान रहे हैं कि संघ और भाजपा के बीच तनातनी इस समय चरम पर है। राजनीतिक अस्थिरता संवैधानिक स्तर पर भी साफ नजर आई। उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा और फिर अचानक उनका सार्वजनिक जीवन से लापता हो जाना लोकतंत्र की स्थिरता पर बड़े गहरे सवाल खड़ा कर रहा है। अभी जो ANI को गृह मंत्री जी ने अपना इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने इस सवाल से बचने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया, जब उनसे पूछा गया कि आखिर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं तो कहाँ हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि यह एक संकेत है कि संवैधानिक संस्थाएं अब सत्ता के दबाव से असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और वहीं दूसरी ओर बिहार में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा और आंदोलन की धार केंद्र सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश स्पष्ट रूप से दिखा रही है। यहाँ पर भी, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो राहुल गांधी की यात्रा को इग्नोर कर रहा है, लेकिन सच सामने आ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण जैसे मुद्दों पर जनता खुलकर राहुल के साथ खड़ी नजर आ रही है। बिहार की धरती ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक आंदोलनों की जननी रही है और जब वहाँ से यह असर उठता है तो उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर हमेशा पड़ता है। राहुल गांधी की यात्रा को जनता का जिस तरह समर्थन मिल रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चय ही एक गंभीर चुनौती है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है भारत का पूरी तरह से समाजवादी राष्ट्र की अवधारणा से बाहर निकल जाना। संवैधानिक ढांचे में लिखी गई सोशलिस्ट पहचान अब केवल किताबों में रह गई है। असलियत यह है कि भारत अब एक पूंजीवादी तंत्र में पूरी तरह तब्दील हो चुका है, जहां पूंजीवादी केवल उद्योग नहीं बल्कि सरकार की नीतियों और फैसलों को भी दिशा देते हैं। और याद रखिएगा, यह केवल 2014 के बाद से नहीं हुआ है, बल्कि 1992 से 96 का दौर, जब हम बुरी तरह कर्ज में दब चुके थे, हमारे देश का सोना लंदन की बैंकों में जमा करना पड़ा था और वहाँ से ऋण लेना पड़ा था, तब PV नरसिम्हा राव ने और उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जो ओपन डोर पॉलिसी की शुरुआत की और बाहर की कंपनियों के लिए भारत का बाजार खोला था, तभी से समाजवाद धीरे धीरे हाशिए में जाता चला गया है। अडानी और अंबानी का संघर्ष इस समय इस पूंजीवादी संक्रमण का जीवंत प्रतीक है। यह संघर्ष केवल दो उद्योगपतियों के बीच का नहीं, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि सत्ता खुलकर अब उद्योगपतियों के साथ खेल रही है। निष्कर्ष साफ है, मोदी की सत्ता पहले जैसी अजेय नहीं है। 1998 में जब CBI धीरूभाई अंबानी के घर पहुंची थी तो निदेशक को हटाना पड़ा था। आज वही CBI और ED धीरूभाई के छोटे बेटे पर शिकंजा कस रही है। भाजपा संगठनात्मक संकट से जूझ रहा है। संघ प्रमुख का बयान सत्ता के भविष्य पर संकेत दे रहा है। उपराष्ट्रपति का यकायक इस्तीफा, उनका गायब हो जाना और बिहार का आंदोलन अस्थिरता की एक तस्वीर पेश कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी अब भी 240 सीटों के सहारे सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। लेकिन यकीन मानिएगा,
जो इंडिकेशन मिल रहा है और जो वक्त इशारे कर रहा है, वक्त क्या इशारे कर रहा है कि उसका मिजाज अब बदल रहा है, जो यह संकेत देता है कि सत्ता की नींव दरकने लगी है। और जब देश के सबसे बड़े पूंजीपति परिवार अंबानी पर हमला होता है तो यह केवल कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि बदलते समीकरण और कमज़ोर होती केंद्र सरकार का जीवंत प्रतीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, जल्दी ही तस्वीर क्लियर हो जाएगी।